दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मन के पैबंद। मुझे लगता है कि इंद्रधनुष 7 नहीं 13 रंगों का होता है। 7 वो जिन्हें सब जानते हैं और बाकी 6 वो जो उन 7 के दरमियान चुपके चुपके मिलते हैं, प्रेम में उलझती उंगलियों की तरह। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई बावरी तो नहीं जो अप्रैल के महीने में इंद्रधनुष की बातें कर रही थी। प्यार में पगी पलकों के पीछे होता है ये 13 रंगी धनुष। आंखें जब उस इंसान को देखती हैं तो वो चमकने लगता है, जैसे मेरी नजरों में चमक रहा था विनीत को लेकर। सेमिनार हॉल में स्टेज पर बने बैनर के ठीक आगे पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा था वो। सीधे कड़े बालों से एक हिस्सा निकलकर माथे पर झूल रहा था। अभी उसने होंठ गोल करके सांस छोड़ी तो गाल पर उभरा मस्सा ज्यादा दिखाई दिया। विनीत यहीं गाजियाबाद में मेरे साथ ही स्कूल में टीचर था, मेरा सीनियर। वो हमेशा मुझे कीर्ति जी कह के बुलाता था। शुरू में मैं चुप ही रही, लेकिन बाद में मैंने कह दिया, ये जीवी को जरा दूर ही रखिए प्लीज, कॉल मी कीर्ति ना। वैसे मुझे परहेज नहीं था इस सम्मान सूचक शब्द से, लेकिन ये कम बोलने वाला, जरा सा मुस्कुराने वाला लड़का अच्छा लगा था मुझे। मेरा दिल एक पांव पर झुकने लगा था। कभी मैंने कुछ कहा नहीं उससे, लेकिन पता चलता होगा ना जब मैं उससे कुछ कहते कहते चुप हो जाती थी, जब उसके संग खड़ी कोई रूमानी गजल गुनगुनाती थी। टेस्टिंग 1 2 3 चेक। तभी स्पीकर की तेज आवाज से मैं चौंकी। विनीत अब भी वैसे ही वहीं खड़ा था, एक टक उस पोस्टर को देखता हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक निकल आई क्या कोई? उसके पास पहुंचकर मैंने कहा तो वो चिहुका, जैसे मैंने कोई सुई चुभा दी हो। अरे नहीं, वो बस यूं ही। हड़बड़ा कर वो पोडियम की तरफ चला गया। आज हमारे स्कूल में एक एनजीओ की एक्टिविटी थी। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना था। थोड़ी देर में एनजीओ के लोग आ गए। पूरा हॉल बच्चों की खुसुर फुसुर और खिलखिलाहट से गूंजने लगा। साइलेंस प्लीज, माइक से आती तेज आवाज ने सबको शांत कर दिया। एनजीओ के लोग समझाने लगे, कोई भी अंकल अगर गलत जगह छुए तो जोर से चिल्लाना है, उनको नो कहना है और दौड़कर सबसे पहले माँ पापा को बताना है, ओके? उन्हें सुनते हुए मैं बार बार अपने साथ खड़े विनीत को देख रही थी, चोरी चोरी। कुछ असहज लगा वो, जैसे कभी टाई पहनने पे होता था। आज तो टाई नहीं थी, बल्कि कमीज का ऊपरी बटन भी खुला था। फिर भी ये डिस्कम्फर्ट। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? मैंने मुंह के आगे हाथ लगाकर धीमे से पूछा। कुछ नहीं, उसके होंठ पड़ते हुए मैंने हथेली थामी। उफ, कितनी गर्म थी उसकी हथेली, कलाई और बाजू भी। ये लड़का भी ना सुबह से तप रहा था और बताया भी नहीं। सोचते हुए मैंने उन पर अपनी ठंडी उंगलियां सहलाई ही थी कि उसने हाथ झटके से खींचा और तेज कदमों से गेट के बाहर निकल गया। मेरी नजरें कुछ दूर तक दौड़ी, फिर हार गईं। किसी को जाते हुए देखने वाला मन बहुत देर तक वहीं ठहरा रहता है। मैं बहुत देर तक उधर ताकती रही, इंतजार में रही कि 5-10 मिनट बाद वो लौट आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कंधे पर लटके पर्स से मैंने चुपचाप मोबाइल निकाला और पास में खड़े कॉलीग से बचाकर उसको मैसेज भेजने लगी। फर्स्ट एड से दवा ले लो तुम। सुनो, मैं आ जाऊं क्या? कहाँ हो? ज्यादा तबीयत खराब लग रही है क्या? बोलो ना प्लीज। एक भी जवाब नहीं दिया उसने। मुझसे नाराज था क्या? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे। थोड़ी देर में मौका निकालकर मैं उसको तलाशने बाहर चली आई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फर्स्ट एड वाले डिपार्टमेंट में भी नहीं। स्टाफ रूम भी खाली ही था। रिसेप्शन पे गई तब पता चला कि हाफ डे की एप्लीकेशन डालकर वो घर चला गया था। शायद तबीयत ठीक नहीं थी सर की, बड़े बेचैन लग रहे थे, यही कहा था रिसेप्शनिस्ट ने। उसकी कही बेचैनी सीने में भरकर मैं वापस हॉल में चली आई। लेकिन मन, वो तो जैसे स्कूल के ऊंचे गेट को फांद कर उसके घर की ओर जाती बस की खाली सीट पर बैठा उसके पास भाग रहा था। जैसे तैसे सारा कार्यक्रम खत्म करके मैं भी उसके घर की तरफ चली आई। रास्ते से माँ को देर से आने का मैसेज कर दिया। कोई आधे घंटे बाद मैं उसके घर के बंद दरवाजे के सामने थी। 2 बार घंटी बजा चुकी थी। थोड़ी देर में चटकनी खुलने की आवाज आई और फिर दरवाजा। तुम क्यों चली आई? उसने जाली वाले दरवाजे के पार से पूछा। मुझे अजीब लगा जरा सा। तुम इतना हड़बड़ा के क्यों चले आए? मुझे तो लगा कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मसला है।
मजाक करके मैं खुद ही हंस पड़ी, लेकिन वो ज़रा भी नहीं मुस्कुराया। हाँ, बस दरवाज़ा खोलकर किनारे हो गया। बिखरे बालों को क्लिप करते हुए भीतर आकर मैंने पूछा, तुमने दवा ले ली? किस चीज़ की दवा? वो बोला तो मैं उचक कर उसका माथा छूने को हुई, लेकिन वो ज़रा पीछे हो गया। मैं हचकचाते हुए सोफे पे बैठ गई। वो भी सामने वाले सोफे पे बैठ गया। अपने ही घर की चीज़ें देखने लगा। किनारे रखी स्टडी टेबल, दीवान पर बिछे चादर की सलवटें, मेज पर रखा फूलदान। यूं अपना ही घर को निहारता है क्या? जानते हो, तुम चले आए उसके बाद मॉक ड्रिल भी हुई बच्चों के साथ, और सेकेंड डे के बच्चों को चीखने चिल्लाने में ना मज़ा आ रहा था एकदम। कुछ और समझ नहीं आ रहा था तो मैंने यही कह दिया। जवाब में भारी मन के नीचे दबा सुनाई पड़ा मुझे। मैंने फिर कहा, एनजीओ वाले केस स्टडीज़ बता रहे थे कि चाइल्ड अब्यूज़ में बॉयज़ का रेशो ज़्यादा है। आई कांट बिलीव इट। एनीवेज व्हाट कीर्ति? एक गीली आवाज़ मुझको छू गई। सोफे में सिमटी उसकी देह का ताप बढ़ने लगा। वो भीतर से खुरच खुरच कर कुछ इकट्ठा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए सिर्फ एक सेंसिटिव टॉपिक होगा, लेकिन किसी की लाइफ होती है। आस्क देम, दोज हु हैव लिव्ड इट। मैं किससे पूछूं? मैं किसी विक्टिम को नहीं जानती। कहते हुए मैंने उसकी ओर देखा। उसके सूखे पपड़ाए होंठ हल्के से हिले और बेआवाज उसने जो कहा मैं वो सुनकर संग रह गई। कमरे में एक रूखी खामोशी फैली थी। विनीत का जवाब किसी व्याकुल तितली सा हार कर उसकी पीठ पर बैठ चुका था, जख्म कुरेद रहा था, और मैं उसके सामने जड़ बनी बैठी वो जवाब दोहरा रही थी। उसने कहा था, मुझे जानती हो ना, मैंने जी है वो जिंदगी। ये सुनकर एक पल को लगा जैसे सब भ्रम हो। न ये विनीत का घर है, न मैं आई हूँ, और न वो मेरे सामने बैठा 2 उंगलियों से आंखें मसल रहा है। तुम ठीक हो ना? पूछते हुए मैं उसके पास आकर बैठी तो वो ज़रा सहमे बच्चे की तरह सिमट गया। कौन था वो? पूछते हुए मैं ज़रा दूर सरकी। वो चुप चुप मेरे पीछे की दीवार पर लगी आड़ी टेढ़ी लकीरों वाली पेंटिंग देखते हुए बोला, एक दूर का रिश्तेदार, मामा लगता था, हमारी कॉलोनी में रहता था। उस रोज़ 8th बर्थडे था मेरा। पार्टी के बाद मुझको आइसक्रीम खिलाने ले गया था, तब पहली बार यहाँ। कहते हुए उसने अपना हाथ होठों की ओर जाने से रोका और आंखें भींचकर लंबी सांस खींची, जैसे यादों की धूल दमा बनकर सीने में अटकी हो और वो उसे निकालना चाहता हो। मैं उठकर फ्रिज के पास चली आई। बॉटल निकालकर ग्लास में पानी पलटते हुए उसको देखने लगी। आज समझ रही थी उसकी खामोशी को। वो कहता था कि चुप्पियों की अपनी वजहें होती हैं, और मैं हंसते हुए कहती, तुम्हारी वजह फालतू होगी। उस वक्त सौंपी गई मुरझाई मुस्कुराहट का मतलब समझती तो शायद कभी न कहती। गिलास के बाहर जमी ओस पोंछते हुए मैंने उसके सामने मेज पे रख दिया। 2 मिनट वो उसको देखता रहा, फिर जरा सा घूंट भरकर वापस रख दिया। विनीत, तुमने किसी से कहा नहीं? पूछते हुए मैं सामने ही बैठ गई। क्या कहता? कोई शब्द नहीं जानता कि जो हुआ उसको कहते क्या थे। मैं एक 8 साल का बच्चा था, उस मामले में एकदम अनपढ़। मैं क्या बता पाता किसी को? बोलते हुए वो उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। आसमान में कुछ खोजता रहा। उसकी उंगलियां खिड़की की सलाखों पर जकड़ी हुई थीं। ऐसे ही नन्हा विनीत झांकता होगा बाहर, पुकार लगाना चाहता होगा कि कोई उसको उस कैद से, उस जंजाल से बाहर निकाल ले। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। माँ का फ़ोन था। हाँ माँ, ज़रा देर लगेगी, आती हूँ, मैंने मोबाइल कान से दबाते हुए कहा। जल्दी आ बेटा, रात होने वाली है। जब भी मैं लेट होती माँ यही कहती थी, और मैं बेफिक्री से कहती, तुम कितनी डरपोक हो माँ। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कह पाई। उनकी फिक्र मेरा मन भिगो गई। ऐसी फिक्र कभी विनीत की माँ को नहीं हुई होगी। वो नहीं जानती होंगी कि उनका लाडला किस घिनौने साए की जद में था। यादें हमेशा मीठी नहीं होती, उसके कुछ निवाले कसैले भी होते हैं। विनीत को ऐसे ही जायके के संग छोड़कर घर चली आई थी मैं। घर पहुंची तो माँ सीढ़ियों के पास चक्कर काटते हुए मिल गई। मुझे देखकर अभी अभी उनके चेहरे से फिक्र उड़ी थी।
वो जल्दी से भीतर आईं और रसोई में खाना गर्म करने बैठ गईं। मेज पे 2 प्लेटें रखी थीं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खा लेना चाहिए था ना माँ। मैंने कुर्सी खिसकाई और बैठ गई। तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था ना, कहते हुए माँ खाना परोसने लगी। मैं चुप रही। कोई परेशानी है तुम्हें? पूछते हुए उन्होंने थाली मेरे सामने रख दी। मैं सोचने लगी कि क्या बताऊं माँ को, वो समझेंगी क्या, और अगर नहीं समझी तो? ऐसे ही विनीत भी उलझता होगा, कोशिशें करता होगा। क्या हालत होगी उसकी कि बताने को बहुत कुछ है लेकिन शब्द एक नहीं। रोने के बहुत से आंसू हैं लेकिन सब आंखों के मुहाने छोड़ते ही नहीं। उसका वो नन्हा मन कितना शोर करता होगा, चीखता होगा। अतीत के इसी शोर में अकेला छोड़कर आई थी मैं 27 बरस की देह में बिलखते 8 साल के विनीत को। जाने वो कैसा होगा। रात इसी सवाल के साथ बीत गई। तुम ठीक हो ना? अगली सुबह के 12 बजे स्टाफ रूम में उससे मैंने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल भी बेवकूफ़ी भरा था, हद दर्जे की बेवकूफ़ी भरा। कल तो खोली थी उसने अपने मन की गठरियां, फिर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाता? विनीत, विनीत! छुट्टी के वक्त स्कूल के बाहर वाले गेट की तरफ जाते विनीत के पीछे मैं आवाज़ें लगाती दौड़ रही थी। उफ, तुम्हें तो हील्स में दौड़ लगवा दी मेरी। उसके करीब पहुंचकर मैंने हाँफते हुए कहा। क्या हुआ? शिकायती नज़रों से देखते हुए उसने पूछा। चलो ना एक कॉफ़ी पीते हैं। वो मना करता कि मैंने प्लीज़ 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 चलो ना की झड़ी लगा दी। ज़रा देर बाद कैफ़े में बैठे थे हम। सनमाइका वाली मेज़ पर मेन्यू कार्ड रखा था। अभी अभी ऑर्डर किए गए 2 कॉफ़ी मग और प्लेट में कुछ चिप्स। विनीत बहुत देर से कॉफ़ी के झाग में बना स्माइली बिगाड़ रहा था। ज़रा देर बाद स्ट्रॉ किनारे रखते हुए बोला, रहने दो कीर्ति, इतना आसान नहीं है सब ठीक करना, मुश्किल भी नहीं है। आई रियली वॉन्ट कि तुम अच्छे से रहो, पास्ट के सारे निशान मिटा के। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन उसने नज़रें फेर ली। स्ट्रॉ उठाकर उसे मरोड़ कर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, एक बात बताओ, इस पे पड़े निशान मिट सकते हैं क्या? नहीं ना? फिर मेरे कैसे? मैं कैसे नॉर्मल हो जाऊं? कोशिश करने पर सब कुछ नॉर्मल किया जा सकता है विनीत। तुम ट्राई करना, हम मिलके करेंगे ट्राई। कहते हुए मैंने उसके सामने हथेली खोल दी। वो खुली हथेली कुछ देर देखता रहा, फिर उंगलियां पकड़कर उनकी मुट्ठी बनाते हुए बोला, ये मिलना बेहद मुश्किल है कीर्ति। तुम अच्छी लड़की हो एंड आई रियली फील फॉर यू, लेकिन ये करीबी जब मन से आगे बढ़ती है ना, तो कुछ है जो धिक्कारता है मुझे, तुमसे दूर धकेलता है, बहुत दूर। वो कहता जा रहा था और मैं इस मेज की 1.5 फुट दूरी को मीलों में बदलते देख रही थी। खुश रहना स्वांग रचने जैसा होता है। नकली मुस्कान, झूठे ठहाके और माथे पर हाँ मैं खुश हूं का नोट। यह खुश किरदार चोगा उतार कर विनीत कैफे से निकलकर सड़क की भीड़ में गुम हो चुका था और मैं बस स्टैंड पर खड़ी अपने रूट की बस का इंतजार कर रही थी। तभी मेरी नजर एक माँ पर पड़ी जो अपने बच्चे की उंगली थामे खड़ी थी। उसके पास में खड़ा आदमी झुककर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद वो बच्चे के कंधों पर गुदगुदी करने लगा और मेरा दिल हुआ कि अभी जाऊं और उसका हाथ झटक दूं। फिर सोचा कि अगर ये भला आदमी हुआ तो? वैसे कैसे पहचाने कोई, और कौन लोग हैं ये जो हमारे बीच रहकर हमारे ही बच्चों की मासूमियत को छलते हैं, उनके साथ खेल खेलते हैं, एक ऐसा खेल जो जिंदगी में उनको जीतने नहीं देता। उस रोज कैफे में विनीत ने जो दूरी खींची थी वो कई दिनों तक मौजूद रही। न उसने समेटने की कोशिश की और न मैंने उसको लांघने की। लंच टाइम में स्टाफ रूम में सारे टीचर्स खाना खा रहे थे। मैं अपना टिफिन खोले रजिस्टर में कोई काम करते विनीत को देख रही थी। वो कुछ रोज से लंच टाइम में रुकता नहीं था, बाहर चला जाता था। आज रजिस्टर भर के देना था, इसीलिए रुका हुआ था। विनीत तुम भी खाओ ना। सारे स्टाफ की ओर डिब्बा घुमाते हुए मैंने उसके सामने रोका। माँ ने बनाया है, अचार के तेल वाला पराठा, मैंने दोबारा कहा। पसंद था उसे ऐसा पराठा, लेकिन अब एक निवाला भी बेमन से खाया। और लो ना, मैंने इसरार किया तो उसने अनसुना कर दिया। इन दिनों वो सारे काम बेमन से करता था। गलतियां होती, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में पेशी, 20 वार्निंग दी गई थी।
मैं समझती थी उसकी उलझन। मैं जानती थी कि ये मन में लगे पैबंद आसानी से नहीं हटते, लेकिन हटाना तो पड़ेगा ना, जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। छुट्टी के बाद की एक दोपहर सर्विस लेन के बाएं मोड़ पर मैं और विनीत खड़े थे। मैंने ही आवाज देकर रोका था उसे। स्कूल बसें हॉर्न बजाती निकल रही थीं। बीच बीच में साइकिल सवार बच्चे भी गुजर रहे थे। मेरे सामने खड़ा विनीत इधर उधर देख रहा था, सिवाय मेरे। मैं उसे तमाम पीड़ितों के किस्से सुना रही थी और वो खींच रहा था। कीर्ति, मुझे नहीं सुनना ये सब, तकलीफ होती है यार ये सब सुन के। वो झल्लाया तो मैं रुक गई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। कहते हुए उसने नजर फेर ली। मेरा मन उतर गया। फिर भी मैंने खुद को सहज करते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन क्या एक दोस्त की हैसियत से कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए? तुम्हें यूं गुमसुम देख के अच्छा नहीं लगता यार। तुम्हारी तकलीफें समेटने का मन करता है। मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो सिर्फ दोस्त बनकर, और आगे भी ऐसे ही आऊंगी, वादा। कहकर मैंने हाथ बढ़ाया। विनीत बहुत देर चुपचाप खड़ा मेरी हथेली देखता रहा, और फिर जाते जाते उसने जल्दी से अपनी उंगलियां मेरी हथेली पे थपथपा दी। नाम बदलने से तासीर नहीं बदलती। मैंने अपने प्यार को दोस्ती का नाम दे दिया था, लेकिन वो तो अब भी था। हाँ, बस वो दबा छुपा था, संदूक में छुपाए पुराने खत की तरह। वैसे इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था विनीत को इस बोझ से मुक्त करना, उसके मन से चिपके पैबंद को हटाना। रोज सुबह एक मोटिवेशनल मैसेज भेजने लगी थी मैं। जब भी वो मिलता तो पूछती भी, तुम्हें मैसेज भेजा था, पढ़ा कि नहीं? अपने आसपास के कुछ किस्से सुनाकर कहती, यू शुड लर्न फ्रॉम देम। कभी वो उदास लगता तो दुनिया के सबसे मरहमी अल्फाज बोल देती, सब ठीक हो जाएगा विनीत। वो भी सांस भरकर जब होप सो कहता तो मैं उसे चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पाती। नजरें कुछ चेहरों को ताकने का चाव कभी नहीं छोड़ पाती, और मेरे लिए तो उसे देखना जरूरी हो गया था। परखना था ना कि मेरी कोशिशें असर डाल भी रही हैं कि नहीं, उसके माथे की सलवटें कम हो रही हैं क्या। आखिरी इम्तिहान पूरा होने के बाद सारा स्टाफ घर जा चुका था, सिवाय मेरे। सारी कॉपियों के बंडल बनवाकर स्टोर में रखवाने की मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं स्टाफ रूम में अकेले बैठी कॉपियों का बंडल बांधने की कोशिश कर रही थी कि तभी विनीत न जाने कहाँ से आ गया। बोला, अभी तक गई नहीं तुम? अरे ये कॉपियाँ ही नहीं बांध पा रही, डोरी छोटी है। मैंने झुंझला कर कहा तो वो हाथ से सुतली लेते हुए बोला, तुम इनको एकसार करके पकड़ो। मैंने कॉपियों पर हथेलियां दबा दी। वो बांधने लगा। उसकी उंगलियां मेरे पोरों के एकदम करीब से गुजरने लगीं और मैं उनको देखने लगी। ये हाथ पे निशान कैसा? तभी उसने पूछा तो मैं चौंकी। उसकी निगाह मेरी कलाई पर घड़ी की पट्टी से आधे झांकते निशान पर थी। बचपन में प्रेस से चल गया था। मैंने फ्रॉक की बाजुएं भिगो ली थी। माँ को पता न चले इसलिए प्रेस गरम करके यहाँ रख दी। पॉलीमर का कपड़ा था और प्रेस तेज गरम थी, जल के चिपक गया। तुम बेवकूफ थी क्या? उसकी आवाज में अपने लिए फिक्र अच्छी लगी। कितने दिनों तक ठंडी प्रेस से भी डरती थी मैं। फिर बड़ी हुई तो धीरे धीरे डर को भगा दिया। कहते हुए मैंने उसकी ओर देखा। वो कुछ सोच रहा था। जानते हो विनीत, डर को पूंजी की तरह सहेजना नहीं चाहिए, वरना वक्त इन पे इंटरेस्ट जोड़ता जाता है। बात खत्म करते हुए मैंने उसको देखा। शायद इंटरेस्ट बहुत बढ़ा लिया है मैंने। बुदबुदाते हुए वो मेरी कलाई को देखता रहा जैसे मैं उसका चेहरा देखती थी। उसकी आंखों में एक पनीली परत नजर आ रही थी। होंठ भी रह रहकर कपकपा जाते थे। विनीत, मैंने अपने भीतर की सारी नमी जब्त करते हुए पुकारा। एक नजर मुझ पर डालकर वो फिर से डोरी बांधने लगा। उसकी उंगलियां फिर मेरे पोर के आसपास गुजरने लगीं। 1, 2, 3 और ये चौथी दफा था। हाँ, पक्का चौथी दफा। इस बार उंगलियों ने पोर छू लिए। न मैंने हाथ पीछे सरकाया, न उसने उंगलियां बचाई। 5, फिर 6, फिर 7। आगे मैं गिनना भूल गई। ये चुपचाप कही गई बात थी शायद, जिसे मैंने खामोशी से सुन लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए,
यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं।